नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी.एन. झा ऑफिशियल में। साथियों, पिछले क्लास में हमने एससीईआरटी वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक के अध्याय 7 की विवेचना की थी और हमारा टॉपिक था ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। साथियों, हमने देखा था कि किस तरह से अंग्रेजी शासन भारत में स्थापित होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। इसके अंतर्गत हमने देखा कि पहले 60 वर्षों तक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। फिर 1781 में कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, लेकिन इसका उद्देश्य वो जो भारतीय लोगों का मुकदमा चलता था उसमें सहयोग कैसे हो, उसकी संस्कृति को कैसे जाना जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया था। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि विलियम जोन्स नाम के एक जो अंग्रेज थे, उनका भारतीय शिक्षा ज्ञान दर्शन में बहुत रुचि था और इन्होंने बहुत सारे पुस्तकों का अनुवाद भी करवाया, जिसमें कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, गीता, मनुस्मृति, पंचतंत्र, हितोपदेश इत्यादि पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद भी किया। 1784 में इसी कार्य को, अनुवाद को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था की स्थापना विलियम जोन्स ने की। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि आगे चलकर अंग्रेजों में दो गुट बने। एक जो विलियम जोन्स से प्रभावित थे, वो चाहते थे कि भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ लॉर्ड मैकाले ये चाहते थे कि भारतीय ज्ञान विज्ञान में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनको छोड़कर नए जो ज्ञान विज्ञान है, अंग्रेजी शिक्षा है, उसको बढ़ावा दिया जाए। और अंततः ऐसे ही सोच हमारे भारत के एक महान व्यक्तित्व, जिसे आधुनिक भारत का निर्माता या भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, वो भी चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। हालांकि वे भारतीय संस्कृति के पूरी तरह विरुद्ध नहीं थे, लेकिन वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। और अंततः लॉर्ड मैकाले के जो समर्थक थे, लॉर्ड मैकाले ने इस तरह से अपनी बातों को पेश किया कि उन्हें सफलता मिली और भारत में 1835 में एक नया आधुनिक शिक्षा अधिनियम के नाम से आया और इस तरह से भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। अब साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो है व्यवसाय के लिए शिक्षा। इस टॉपिक को हम देखते हैं। अंग्रेजों का ये उद्देश्य था कि शिक्षा व्यवसाय परक होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक भी देखें, ताकि कम समय में आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी से हो सके और जो भी आपकी तैयारी है वो मजबूत हो सके। तो आइए देखते हैं। इस शिक्षा नीति में 1854 में एक बड़ा बदलाव किया गया। अब यह तो तय हो चुका था कि इस क्षेत्र में सभी प्रयास आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए होगा। 1854 में इसे ही और मजबूत एवं व्यवस्थित बनाया गया। इस वर्ष इंग्लैंड से अंग्रेज प्रशासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के नाम शिक्षा से संबंधित एक नीति संबंधी पत्र भेजा गया। इस नीति में पत्र में, जिसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, भारत में लागू होने वाली संपूर्ण शिक्षा नीति की रूपरेखा थी। इसका एक बड़ा उद्देश्य था कि आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों के मानस को बदलना, ताकि उनकी जीवन शैली यूरोपीय हो जाए। आज भी शिक्षा को ही व्यक्ति के मानस को निर्मित करने वाला आधार माना जाता है। शायद अंग्रेजों को ऐसा लगता होगा कि उनकी शैली को अगर भारतीय अपना ले तो यहाँ उनका शासन अस्थायी बना रहेगा। अब 1854 के जो वुड्स डिस्पैच करके जो नीतियाँ आई शिक्षा में नए ढांचे के निर्माण के लिए, उसको देखते हैं और 1854 की नीति का क्या महत्व था इसको समझते हैं। इसी से भारत में आधुनिक शिक्षा के ढांचे का निर्माण हुआ। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए एक नियम बनाया गया। शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रही, जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया। 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। जिला स्तर पर हाई स्कूल सरकारी प्रयासों से शुरू हुए। निजी स्तर पर भी विद्यालयों की स्थापना और संचालन की अनुमति मिली।
कुल मिलाकर आज जिस तरह की शिक्षा का स्वरूप देख रहे हैं वह सभी इसी नीति पत्र की ही देन है। जिस प्रकार के पाठ्यक्रम एवं पढ़ाई का तौर तरीका आज आप देख रहे हैं वह 1854 के बाद से ही अस्तित्व में आया। तो साथियों 1854 के जो वुड्स डिस्पैच था उसकी महत्वपूर्ण बातें और वहाँ से बनने वाले प्रश्नों को आप देखिए। वुड्स डिस्पैच को भारत में आधुनिक शिक्षा के ढांचे के निर्माण का आधार माना जाता है और इसी से शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित होता है। प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रही जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। इसी के माध्यम से वुड्स डिस्पैच के माध्यम से 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, एक कलकत्ता में, एक मुंबई में और एक मद्रास में। जिला स्तर पर सरकारी हाई स्कूल बनाए गए। निजी स्तर पर भी लोगों को अनुमति दी गई कि आप स्कूल की स्थापना और उसका संचालन कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो आप वर्तमान में जो परिस्थितियां, जो स्वरूप देखते हैं उसका आधार 1854 के बाद से ही अस्तित्व में आया है। अब आइए जानते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। इसके बाद जो स्थानीय पाठशालाएं जो भारत में चल रही थी उसका क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? आइए विलियम एडम की एक रिपोर्ट देखते हैं। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम की रिपोर्ट दिलचस्प थी। यानी 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से एक ईसाई प्रचारक थे विलियम एडम, जो बंगाल और बिहार का दौरा किया और उन्हें स्कूलों में शिक्षा की क्या प्रगति है उस पर रिपोर्ट तैयार करनी थी, सरकारी रिपोर्ट तैयार करनी थी विलियम एडम को। तो एडम ने जो अपना रिपोर्ट दिया वो क्या था, इसको देखते हैं। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थीं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपे हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था, सालाना इम्तहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी तो कई गांव की दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उसके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात करते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज तैयार हो जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। तो साथियों, आप अभी हमने जो पैराग्राफ को पढ़ा उनमें आप विलियम एडम्स की रिपोर्ट को जाना, जिसमें आपको कुछ सकारात्मक चीज़ें भी नज़र आई होगी कि लगभग जो उस समय 1 लाख गुरुकुल चलते थे, छोटी छोटी पाठशालाएं जिसे गुरुकुल कहा जाता था। इसमें पढ़ने वाले बच्चे अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के होते थे। अलग अलग बच्चों की अलग अलग प्रकार की फीस होती थी, कोई निश्चित फीस नहीं था। कहीं कहीं बरगद के छांव में भी चलाया जाता था गुरुकुल, गुरु के घर पर ही भी चलाया जाता था। बेंच डेस्क की समुचित व्यवस्था नहीं थी, ब्लैक बोर्ड इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी और बच्चों को पढ़ाते समय उसके जो आवश्यकता है उसका भी ध्यान रखा जाता था। तो बहुत सारे बातें सकारात्मक भी थी। नई दिनचर्या, नए नियम।
19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। अब 19वीं शताब्दी के मध्य तक अर्थात 1850 के बाद जो 1854 का वुड्स डिस्पैच आया, तो अब वो लोग प्राथमिक शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना शुरू किए। इससे पहले वो स्थानीय पाठशालाओं में जो गुरुकुल था उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन 1854 के बाद वो अब उसमें बदलाव के लिए तत्पर थे और बदलाव करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने कई नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित भी करना चाहा और किया भी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों को देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, जहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्ययन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, तय सीट पर बैठें और अनुशासन का पालन करें। अब आपने देखा कि जो भारतीय लोगों की सहायता से ही अब स्कूलों पर थोड़ा नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया गया। उसके समय सारणी पर ध्यान देना, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, परीक्षा की व्यवस्था, वार्षिक परीक्षा की व्यवस्था और इस तरह से शुल्क की व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई। अनुशासन पर भी ध्यान देने को कहा गया। हालांकि अनुशासन पहले भी बहुत ज़्यादा था, गुरुकुल व्यवस्था में भी अनुशासन की स्थिति अच्छी थी। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, हुए सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। अब कुछ गुरु ऐसे भी थे गुरुकुल वाले जो सरकारी नियमों को मानकर अपने आप को प्रमोट किए, आधुनिक बनाए, उसे सरकारी सहायता भी उन्हें दिया गया। लेकिन जिन गुरुओं ने ऐसा नहीं किया, अब कंपटीशन के दौर में उनकी पाठशालाएं कमज़ोर पड़ने लगी। नए नियम और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुपालन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। जब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीन माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता था। अब देखिए साथियों, एक नया बात कि अब जो है ना, अनुशासन बढ़ गई। अब जो किसान या कृषि बैकग्राउंड वाले परिवार के बच्चे थे, उनके लिए स्कूल आना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो नियमित नहीं आ पाते थे, उसे अनुशासनहीन माना जाने लगा। और आप तो अभी सुनते होंगे कि जो बातें सब की पुराने समय में शिक्षा से लोगों को वंचित रखा जाता था, इस प्रकार की बातें। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहा जा रहा है कि लचीली थी, सबको शिक्षा का अधिकार था। खैर, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती थी। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। अब राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची बनती है इसके विषय में कि अब अंग्रेज ही नहीं, भारत के लोग भी इसके बारे में सोचने लगे। जो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग थे, विचारक थे, उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, ऐसा वो मानते थे। अंग्रेजों से आह्वान भी किए कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि की स्थापना करें, उस पर पैसा खर्च करें। अब कुछ लोग उसके विरुद्ध भी थे। यहाँ है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इन भारतीयों को दास बना दिया है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर दुष्प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिमी से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे।
महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है, उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षक मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का मस्तिष्क और आत्मविकास होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से भिन्न हो। साथियों, आपने देखा कि गांधी जी उस अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि ये शिक्षा भारतीयों को अपनी ज्ञान, अपनी संस्कृति से दूर ले जा रही है, अपने समाज से दूर ले जा रही है। ये उसे लिखने और पढ़ने पर तो फोकस करवाती है, लेकिन उसके अंदर व्यवहारिक कौशल नहीं उत्पन्न कर पा रही है। दूसरी तरफ वो अंग्रेजों की श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोग तो स्वाभाविक है कि वो राष्ट्रीय नेता थे, वो सोचते थे कि अगर हम अंग्रेजी श्रेष्ठता को ही स्वीकार कर लें तो फिर इससे उनके बंधनों से हम मुक्त कैसे हो पाएंगे। तो गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में वो भारतीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते थे। उनका ऐसा मानना था। यहाँ देखते हैं कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। गांधी जी ऐसा क्यों कहते थे? महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना की श्रेष्ठता को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत है। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। साथियों, महात्मा गांधी जी का विचार है यहाँ कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। अभी भी आप देखते होंगे गांधी जी के इस विचार में बहुत ताकत है। अभी भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग पीजी, पीएचडी, बहुत सारी डिग्रियां ले लिए, लेकिन उनके अंदर व्यवहारिक कौशल नहीं है। उनकी डिग्रियों के अनुरूप उनके अंदर कौशल नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, और इस तरह से वो जो वर्तमान परिदृश्य में भी पीछे रह जा रहे हैं। तो गांधी जी शिक्षा के जरिए मन मस्तिष्क के विकास के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर दे रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का विकास हो, ऐसी शिक्षा उन्हें मिले जो उसके अंदर मन मस्तिष्क को एक सुसज्जित करते हुए, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हुए उसके अंदर कोई कौशल आए जिससे वो जीविकों का पार्जन भी कर सके। गांधी जी ऐसा मानते थे। अब टैगोर का शांति निकेतन यहाँ देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शांति निकेतन के बारे में सुना हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से उसे मुक्त करना चाहते थे। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, कल्पनाशील होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं।
टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का अवसर मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। तो साथियों, बहुत बड़ा ये बिंदु था कि राष्ट्रीय शिक्षा का जो बहस शुरू हुआ था, उसमें आपने बहुत सारी बिंदुओं को देखा। अब जो भी बिंदु है उसे आपने सुना, फिर भी महत्वपूर्ण बिंदु को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा की जो कार्यसूची थी उसमें, अच्छा इसको हम देख लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, महात्मा गांधी का ये विचार था। गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, हम सब ने इसकी चर्चा कर ली है। इसके अतिरिक्त गांधी जी के इस विचार को भी हमने देखा कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, महात्मा गांधी का कथन है, और शिक्षा व्यवहारिक होना चाहिए, ये भी गांधी जी का कथन है। अब टैगोर का शांति निकेतन, इसकी स्थापना 1901 में टैगोर के द्वारा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई 1901 ईस्वी में। और टैगोर का एक कहानी हम लोगों ने पढ़ा था, मेरा जीवन, इसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया था, अपने बचपन को, कि वो जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था था, स्कूल की जो व्यवस्था थी, वो उसे काफ़ी चिढ़ाते थे। वो स्वतंत्र वातावरण को पसंद करते थे। जब आगे उन्होंने जीवन में इसी उद्देश्य से उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। उनका था कि बच्चे स्वतंत्र वातावरण, रचनाशीलता, कल्पनाशीलता इत्यादि का विकास हो, और जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है उसमें इन गुणों का नष्ट हो जाता है। टैगोर और गांधी जी लगभग बहुत बातों में सेम थे, एक समान ही सोचते थे, लेकिन वो कुछ चीज़ था जहाँ पर अंतर था। टैगोर का मानना था कि भारतीय शिक्षा जो भारतीय तत्व है, संस्कृति है, सभ्यता है, और साथ ही साथ जो अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान है, उन दोनों का सम्मिश्रण, और वो ज़्यादा जोर देते थे। वो चाहते थे कि भारतीय शिक्षा में जो राष्ट्रीय शिक्षा बने, उनमें इन दोनों चीज़ों का समावेश हो। अब आगे बढ़ते हैं साथियों अगले टॉपिक की तरफ, आधुनिक शिक्षा और बिहार। तो अभी तक पाठ में आपने जिन जिन बातों को जाना, उसका सीधा प्रभाव बिहार पर भी हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए गए सारे प्रयास सबसे पहले बंगाल में हुए। बिहार में 1911 तक बंगाल का ही हिस्सा था, इसलिए वहाँ जो भी कुछ हो रहा था उसमें बिहार अलग नहीं रहा। 1835 में शुरू हुई नई शिक्षा नीति के बाद बिहार में आधुनिक शिक्षा का ढांचा विकसित होने लगा। सरकारी व्यक्तिगत प्रयासों के कई स्कूल शुरू हुए, आधुनिक शिक्षा लागू किया गया। सरकारी प्रयासों में सबसे पहले 1835 में ही पटना में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। तो याद रखिए, सरकारी शिक्षा में पहला प्रयास 1835 में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल पटना कॉलेजिएट था, जिसकी स्थापना 1835 में हुई। इसी कड़ी में 1836 में आरा में हाई स्कूल खुला, 1837 में भागलपुर, 1839 में छपरा, 1845 में गया एवं मुजफ्फरपुर में हाई स्कूल खोला गया। ये सभी जिला स्कूल के नाम से जाना जाता था।
व्यक्तिगत प्रयासों के तहत बड़े जमींदार में व्यापारी द्वारा भी सरकारी अनुमति से आधुनिक स्कूल स्थापित किए गए, जैसे गया स्थित टिकारी में वहाँ के जमींदार द्वारा स्थापित टिकारी राज स्कूल, या दरभंगा में वहाँ के राजा द्वारा स्थापित दरभंगा राज स्कूल आज भी है, तथा पटना में ही कुल्हड़िया के जमींदार द्वारा शुरू किया गया बिहार के नेशनल हाई स्कूल, जो बाद में बिहार नेशनल कॉलेज बना। ये सब प्रमुख है। बंगाली समुदाय भी बिहार में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई उनके द्वारा। 1867 में पटना स्थित बांकीपुर बालिका विद्यालय लड़कियों का प्रथम स्कूल, याद रखिएगा, बिहार में लड़कियों का प्रथम आधुनिक स्कूल 1867 में पटना के बांकीपुर में स्थापित की गई, बांकीपुर बालिका विद्यालय। 1868 में भागलपुर में स्थापित मोक्षदा बालिका विद्यालय, 1867 में पहला, 1868 में फिर दूसरा भागलपुर। 1884 में मुजफ्फरपुर में स्थापित मुखर्जी सेमिनरी इत्यादि प्रमुख है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा सर सैयद आंदोलन से प्रेरित पटना के मौलवी मोहम्मद हसन ने मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल 1884 में स्थापित की। इन सभी स्कूलों का आधुनिक शिक्षा के प्रसार में बड़ा योगदान रहा। कुछ स्कूल अंग्रेजों के व्यक्तिगत प्रयास से भी शुरू हुए, जैसे 1880 में दरभंगा में नॉर्थ ब्रुक हाई स्कूल, आज का जिला स्कूल, और 1901 में समस्तीपुर का वाटसन हाई स्कूल इसी श्रेणी में आएगा। तो ये सब अलग अलग स्कूल अंग्रेजों के द्वारा आधुनिक शिक्षा जिला स्कूल के नाम से स्थापित किए गए। जहाँ तक उच्च शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालयों की बात है, तो यहाँ भी कुछ कॉलेज सरकारी प्रयास से खोले गए। 1863 में पटना में स्थापित पटना कॉलेज पटना बिहार का सबसे पुराना कॉलेज था। 1878 में स्थापित तेज नारायण जुबली कॉलेज भागलपुर। 1889 में बिहार नेशनल कॉलेज पटना। 1898 में स्थापित डायमंड जुबली कॉलेज मुंगेर, जमींदारों और व्यापारियों के संरक्षण में स्थापित भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज, एक सामाजिक संगठन भूमिहार ब्राह्मण सभा द्वारा स्थापित किया गया। ईसाई धर्म प्रचारक द्वारा भी भारत के साथ साथ बिहार के कई हिस्सों में स्कूल को स्थापित कर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ईसाइयों ने सबसे पहले बेतिया के क्षेत्र में अपना कार्य प्रारंभ किया। इस तरह साथियों आप देख सकते हैं, फिर लंगट सिंह कॉलेज के बारे में दिया गया है। और अब हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कुछ जो अंतिम टॉपिक हैं उसको वीडियो बहुत बड़ा होने के कारण मैं उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। कुछ बातें हैं। अब है विलियम जोन्स भारतीय इतिहास दर्शन कानून का अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? तो उनका सबसे पहले इसका आंसर घ होगा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वो जरूरी मानते थे। आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? अंग्रेजी को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की हमने चर्चा की है साथियों। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? तो भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण गांधी जी ऐसा मानते थे। अब इसको मैच करना है। विलियम जोन्स वो प्राचीन भारतीय संस्कृतियों का सम्मान करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर वो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा के पक्षधर थे। टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। पाठशालाओं का संबंध गुरु से है, अर्थात पाठशालाओं में गुरु होते थे। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।